के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन योजना। ठीक। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू उन्नीस सौ छियालीस में वही बोल रहे हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसको फिर से एक बार विस्तार से बताते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। समझ रहे हैं ना? वायसराय को क्या बनाया गया था? कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बने थे वायसराय, ठीक है, और उपाध्यक्ष बने थे आपका कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। ठीक है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि मंत्रालय। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946, 23 अगस्त 1946। ठीक है, ऐसे ही आवाज में बोलना है, जो आएगा उसको आवाज में बोलिए, बैठने नहीं होगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या कहते थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, इनको संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा का सदस्य क्या थे? तो प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। एक ही प्रश्नों को घुमा के पूछा है। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। गुड। फिर से प्रश्न सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक पूछता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद मतलब अस्थायी सदस्य। अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी मतलब तारा स्थान है अस्थायी बा, आइजा से हो जा है न कूद तरह तो अस्थायी बा। मतलब अस्थाई कहने का मतलब हो गया कि आपको बेखूबी आपको मोहर वोहर मार उड़ के आपको एफिडेविट सब कुछ तैयार, मतलब उसके अनुरूप आप उसके हैं। अस्थाई का मतलब हो गया कि अल्पकाल के लिए आपको बना दिया गया है, हो सकता है अभी चुनाव नहीं हुआ है। जैसे हम बोले कि मतगणना हो जाएगी, सबका मत जान लेंगे, तब तक के लिए आपको बना दिया गया, तो आप बने तो अस्थाई। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946। पहला बैठक हुए 6 दिसंबर 1946 के बीच में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरे का अधिवेशन हुआ, बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 के बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर उसके बाद तीसरा अधिवेशन बैठक हुआ था जिसमें 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। भारत की संविधान
निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी तो बताए अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 6 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। और उसके बाद इसके प्रथम मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार भी किया। ध्यान रखिएगा कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था उसमें मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार किया था। ठीक है, ये अलग अलग जैसे हिंदू सभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, तो मुस्लिम लीग बोला कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। प्रथम जो बैठक हुआ था संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए बैठक किया गया था। मतलब बायोडाटा ठीक है। हाँ। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? ऑप्शन दे रहे हैं। टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, फिर एगो टीटी दिया है, एगो बीटी दिया है, बीटी कृष्णमाचारी, और एक है आपका एससी मुखर्जी और फ्रैंक एंथोनी। एससी मुखर्जी। फ्रैंक एंथोनी। हाँ, इसको सुनिएगा, बताते हैं। फिर से खाली बोलिए। हाँ बताया था। फिर से खाली बोलिए। सबसे अंग्रेज फिर से पढ़ देते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति पूछेगा ना, तो आपको कहना है फ्रैंक एंथोनी। हाँ, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत, मनोनीत मतलब सबके मन से माना गया है, वो लिखित नहीं है। हाँ, माना गया है, सबको हाँ, ठीक है। चाहे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम बैठक में संविधान सभा का अस्थायी के उपाध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, देखिए तो इसमें कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? हाँ, तो फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एचसी मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। समझ गए? एचसी मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। समझ गए? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उनकी प्रथम बैठक के प्रारंभ होने के साथ ही हुई थी। कहने का मतलब है कि जैसे पहला बैठक होता है तो उसकी स्थापना भी हो जाता है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, सब लोग बोलेगा, आएगा तो सब लोग बोलो। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर। हाँ, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946। सबका वही आंसर है, बोलिए। हाँ, भारतीय संविधान, अभी तो बताएं, जो पहला अधिवेशन बैठा था ना, वही सभा का भी एथी हुआ था। संविधान सभा की स्थापना भी कहेगा तो वह है, अब प्रथम बैठक कहेगा तो वह है। वही घुमा घुमा के प्रश्न में पूछा है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तीसरी। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। ठीक है, अब देखिए, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1946 को, 28 अप्रैल 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को। 46 को, बहुत सुंदर, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946। ध्यान रखिएगा।
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, पूर्ण रूप से संविधान देने का जो प्रस्ताव रखा जाएगा संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। ठीक है, याद रखिए। खत्म के कगार पर है, खत्म नहीं होगा। इसको पढ़ देते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, BN राव ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हाँ, पंडित जवाहरलाल। सब लोग नहीं बोल रहा है, जिसको आ रहा है वो बोल काट नहीं रहा है। एकदम इजी प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, ऐसे करिए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। इसमें सही तिथि बताना है, संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, ऑप्शन देते हैं। 24 जनवरी 1950। हाँ, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये तो सबको याद है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सब लोग बोलिए, बोला ना 2 वर्ष 11 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद है। तो बोलेगा तो और याद होगा। बोलो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तुम ही बोलो। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हाँ, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो हो गया। ठीक है, अब बताइएगा संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अब जो पढ़ाए वही पूछ रहे हैं। HC मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा है तो HC मुखर्जी। प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष तो फ्रैंक एंथोनी। हाँ, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? BR अम्बेडकर। के मुंशी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य पूछा है। आउ जो थे ना, मेन लीडर थे, मतलब हेड वही थे, अध्यक्ष थे। और उसमें जो 7 गो व्यक्ति था ना, उसमें से एगो कांग्रेसी व्यक्ति थे। प्रश्न ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है? तो KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? हटाइए इसको। VT कृष्णमाचारी थे। सबसे ज्यादा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, कौन किए थे? भीमराव अम्बेडकर, BN राव द्वारा, के संथानम द्वारा, KM मुंशी द्वारा। कौन थे? कौन किए थे बताइए? BN राव द्वारा। ठीक है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचक कब प्रारंभ हुआ था? 26 नवंबर। ये आपका 17 नवंबर 1949 से 17 नवंबर 1949 प्रारंभ होकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। हटाइए। भारत संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। गुड, 26 नवंबर 1949। फिर से प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। शुरू में देखा 26 जनवरी। ये सब प्रश्न का ऑप्शन ऐसे नहीं रहता है कि साल चेंज कर देगा जी, नहीं, उसमें खाली डेटवे चेंज होगा, महीना चेंज होगा। 26 जनवरी 1949, फिर देखा 26 मार्च 1949। समझ रहे हैं ना? फिर नवंबर, फिर दिसंबर, 1950 नहीं करेगा। सब में 49 रहेगा। कहीं क्या करता है, अंगीकृत लिखता है। हाँ, अंगीकृत लिखता देख है। देख बताएं, कहीं कहीं अंगीकृत लिखता है, कहीं कहीं आंशिक रूप से कहता है लागू करने का, तैयार करने का। जहाँ बैठा जब तक पूर्ण रूप से लागू का बात नहीं है, जब पूर्ण रूप से लागू का बात आ जाएगा
तब होती है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू का। अब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए आ गया ना, अभी बोल रहे थे अंगीकृत। तो ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। आपका 26 जनवरी हम पर भी आ गया। वही तो सिकल गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? चलिए में हमरो ख्यावे तो ऐसा ना पता चलो कि आवाज कहाँ से आता की हो मालूम है ना। चलो है ना, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। बोलते रहिए, 26 नवंबर बोलिएगा तो आपका अपना होगा, नहीं तो बाद में अकला बकला के आंसर लगा के आइबो। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब लागू हुआ है। अंगीकृत मतलब बनना, अंगीकृत मतलब तैयार हो गया है। अब लागू होगा को अभी देखना। 26 जनवरी 1950। लागू कब होगा? 26 जनवरी 1950। अंगीकृत कब होगा? 26 जनवरी 1949। अंगीकृत 26 नवंबर 26 1950। नवंबर 1949। लागू कब होगा? लागू 26 जनवरी 1950। आप समझ गया? ये तो समझना है, ये ना डिस्कशन में दिक्कत जो होता है वो दूर हो जाता है। जहाँ कंफ्यूजन होगा उसी पर बात होगा, समझ गए? पढ़ने के लिए तो सभी पढ़िए रहा। अब देखिए पूछ रहा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उस समय 1930 में हाँ लाहौर अधिवेशन, लाहौर, जिसका देखते पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसको देखिए, ये आपका 30 में इसलिए यहाँ पर प्रश्न जो दे रहा है पूछा था आपका, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन 30 का नहीं है, लाहौर अधिवेशन 1929 का है। 1929 का। समझ गए? कंफ्यूजिया के बात नहीं करना है। इस पर ये बात और समझिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही गया है। ठीक है, कहा है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ है दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज। अब क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया? बोलिएगा, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया? लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि हमको पूरा स्वराज चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का मांग रखा जाएगा कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 29 के बाद आएगा 30। ठीक है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। बाद में क्या किया गया? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के बाद क्या किया गया? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया। यही घोषणा बाद में जाके ये बदलेगा, इसीलिए 26 जनवरी को ज्यों का त्यों रखा गया है डेटा। समझ रहे हैं? 1950 में भी 26 जनवरी आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद जो है 26 जनवरी 1930 को उसको क्या रखा गया? उसको मनाने का वो लोग कांग्रेस के तरफ से ये डिमांड आया कि हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मनाएंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि कांग्रेस कब स्वतंत्रता दिवस मनाया था? पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? कांग्रेस, हाँ कांग्रेस। 26 जनवरी 1930 को मनाया था कांग्रेस। और उसके मनाने का कारण क्या था? यही कारण था, इसीलिए 1950 में भी आप देखिएगा कि 26 जनवरी दिखेगा। सब क्लियर हो रहा है ना? एक और चीज अब वहीं से स्टार्ट हुआ, कांग्रेस से स्टार्ट हुआ। और आजादी के पूर्व 26 जनवरी 1950 को वही बतवा लिखा है। हटाइए, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस पूछा है कब मनाया गया? तो 26 नवंबर। कब मनाया गया? 26 नवंबर। सब लोग अपना क्लियर करेगा। ठीक है,
संविधान दिवस क्यों मनाया 26 जाएगा, नवंबर। इसको इसके पीछे का कारण समझिए कि 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ, संविधान बनकर तैयार हाँ तैयार हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत भी हुआ था, ठीक है। और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू भी कर दिए गए, जैसे अंगीकृत हुआ अब कुछ प्रावधान इसको लागू भी कर दिया गया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1930 को 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया गया, तो संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 एहू में दिक्कत है काजी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस में कहेंगे। हाँ हम क्या बोले थे, तो वही तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तब 15 अगस्त 1947। आ गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। क्या बोले स्वतंत्रता मतलब आजाद। हाँ गणतंत्र में गणतंत्रता में गणतंत्र का मतलब होता है, गण मतलब क्या, गणतंत्र, गण मतलब जनता और तंत्र मतलब एक सिस्टम। ऐसा सिस्टम वर्क करेगा जब लोगों का शासन होगा, तो लोगों का शासन मतलब लोकतंत्र का शासन, उसी को गणतंत्र बोला जाता अमेरिका का भूप राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता का शासन है। ए पीपुल द पीपुल बाय पॉल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। है। समझ गए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। कब अपनाया गया, संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा। सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब एक बार पूछ देते हैं, फटाफट आप लोग क्लियर करिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति की नियुक्ति प्रारूप समिति के 29 अगस्त 1947। 1947, ठीक है। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया 26 था, नवंबर 1949। भारतीय संविधान के प्रवृत्ति होने की तिथि मतलब बनकर लागू करने की तिथि कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। कब लागू किया गया था, उसी को ही बोला है प्रवृत्त होने की तिथि, हम इसीलिए स्पष्ट कर दिए कि लागू हुआ, ठीक है। प्रवृत्त मतलब वही बतवा है लागू। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुआ है। पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन बाद में उनको वहां से बम्बई से बाद में बम्बई सीट पर दिया गया। बम्बई नहीं, प्रेसिडेंसी। तो बम्बई से पहले थे। प्रश्न नहीं। सुनिए क्या कह रहा है सबसे कि पहले सुनिए। बंगाल से थे। हाँ। हाँ बंगाल से थे तो बंगाल बांग्लादेश में चला गया था। हाँ, विभाजन हुआ था। तो विभाजन तो मतलब वहीं से वो उठ रहे थे, बांग्लादेश- लेकिन वो था पारितंत्र राष्ट्र में, समझ गए। जब हम लोग गणतंत्र नहीं हुए थे, जब गणतंत्र हुए तब उसके बाद बांग्लादेश उस समय चला उसका गया था। बांग्लादेश में वो चला गया था, जिस क्षेत्र से हुए थे वो रहे थे। तो उसके बाद ही बम्बई से बम्बई प्रेसिडेंसी से अपना उठे, चुनाव लड़े। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, निर्वाचन हुए थे। इसमें क्या बोला है थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम लोग तो अपना डिस्कशन कर ये लिए। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा में के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत में यानी बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग में निर्वाचित हुए, जो अभी हम लोग पढ़े ये बता रहे थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, वही पहले तो पाकिस्तान है ना था, बांग्लादेश, अरे ये वाला पाकिस्तान और वो वाला पाकिस्तान दोनों मिल गई पाकिस्तान और पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान।
ठीक है, वही बात है। बाद में ये बम्बई प्रेसिडेंसी से होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म कब हुआ था भीमराव अंबेडकर का, ये बताइए पहले। 1891 1891, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? तो महू में। कहाँ हुआ था? महू में। अब पूछिएगा कि महू कहाँ है? महू मध्य प्रदेश में। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश। म फॉर महू, म फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। महू, महुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश, याद रहेगा। भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। जय भीम वाला सब 14 अप्रैल को खूब बेहतर तरीके से सब लोग सजाता है, अपना करता है, ये भी ध्यान रखिए। मृत्यु 1956। अब मृत्यु हुआ था 1956। कहाँ हुआ था मृत्यु उनका? दिल्ली में। दिल्ली में मरे थे दिल्ली में, जन्मे थे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू में जन्मे थे। कब जन्मे थे? 14 अप्रैल दिल्ली में 1891 ये मेंशन नहीं किया है। जन्म लिए थे 14 अप्रैल 1891 1891 में जन्म लिए। मरेंगे कब? 1956 में। मरेंगे कब? 1956 दिल्ली में। महू मध्य प्रदेश। खत्म में है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कौन की थी, किए थे ये बात, ये बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलाना हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात पहली बार किए थे डॉक्टर मौलाना आजाद, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? भंग मतलब बंद कर दिया जाना चाहिए। जो कांग्रेस, हम देखिए क्या था कि कांग्रेस को हम लोग बना दिए, ठीक है। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि देश को आज़ादी दिलाना है। धीरे धीरे करते करते वो पार्टी में बदल गया। अब पार्टी में बदल गया तो हमको तो स्वतंत्रता मिल गया। तो जिनका भी विचार है उत्तम विचार के व्यक्ति, क्योंकि उस संस्था को बंद ही कर देना चाहिए। तो ये जब लापड़ा अभी तक नहीं चलता, समझ गए। ये लोग कोई नहीं ना कहता कि मेरा है, ये है, फलाने ठिकाने। अपना अपना नया पार्टी का आविष्कार करो, आप अपना चुनाव लड़ो। लोकतंत्र में तो सबकी सब, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। या तो वो प्रत्यक्ष रूप से होगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होगा। भारत में प्रत्यक्ष रूप से है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत की गलत सलत नहीं, भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारत का नहीं है। भारत की जनता या तो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करेगा। तो ये कौन नहीं किया? हाँ नहीं, देखिए एगो कैसे होता है कि आप खुद चुनाव लड़े तो आप प्रत्यक्ष रूप से गए, एक अप्रत्यक्ष रूप से हुआ कि आप वोट देके अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं। तो दोनों रूप में सत्ता की साझेदारी हो रहा है। सत्ता की साझेदारी में हर व्यक्ति का हिस्सेदारी है, ये बात समझ लीजिएगा। वही जब प्रकाश नारायण का कथन का कि माने दल विहीन भारत हो। हाँ, किसी दल का नहीं अथी होना चाहिए। उस पर क्या होगा ना कि मोनोपोली वाला जो कंसेप्ट चलता है ना, एकाधिकार क्षेत्र बना रहे। किस तरह से मोदी का एक कंसेप्ट आ रहा है कि जहाँ है, अब बताइए कहीं भी चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट आप पीएम हैं, देश के एकदम सर्वश्रेष्ठ शिखर पर आप है ना, उच्चतम आपको पद मिला है, सब लोग उस पद का नमन करता है। अब आपके जैसे व्यक्ति एक छोटे से क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रहे हैं, फिर रैली कर रहे हैं, फलान टिका, ये इससे क्या हो रहा है? उसकी पद की गरिमा खत्म हो रहा है। समझ गए आप? अब देखिए आजकल क्या किया है कि जो सोशल मीडिया का व्यक्ति है, जिनका प्रभाव है, अभी सुनने में आ रहा है कि यूपी से योगी जी आएंगे, उनका वर्चस्व वहाँ बढ़िया है, उनको पूरा देश चाहता है। अब वो आकर प्रचार में और कहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा वोट के लिए हो रहा है। हाँ, तो ये बात मोदी जी छप्पर में आएंगे। ये बात आप स्पष्ट सुनिए। जिस क्षेत्र का मतलब जिस दल का अपना प्रभाव पहले से अगर नहीं रहता ना, तो उसका प्रभाव वो लोग अपना से बनाता। और क्रिएटिविटी मतलब सत्ता में जो सत्ता की जो साझेदारी है लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना अनिवार्य है।
और लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होने का मतलब ये नहीं होता है। देखिए जितना आप देखिएगा कि पक्ष का अगर बात है, जो जीता हुआ सरकार की अगर बात है या विपक्ष की बात है, विपक्ष को सुनना चाहिए। जिस देश का विपक्ष अगर कमजोर है उस देश बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सरकार अपना खाली एक अधिकार रखेगा। विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए। अगर आप विकास चाहते हैं तो अपने विपक्ष को मजबूत रखिए, कहीं भी, या तो विधानसभा हो या फिर वहां हो। मतलब कहने का मतलब है राज्य में भी विपक्ष को मजबूत रखिए, केंद्र में भी विपक्ष को मजबूत रखिए। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो प्रश्न करेगा सरकार से कि आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल आप नहीं बनवाए, आप आप एजुकेशन के लिए आप पुल जो है आपका पुल बार बार वो नहीं बैठाई, हाँ कंपनी आप नहीं बैठाए, क्यों नहीं बैठाए, इतना का बजट, प्रश्न कौन पूछेगा? विपक्ष पूछने का। हाँ तो इसलिए विपक्ष का मजबूत होना अनिवार्य है लोकतंत्र में। विपक्ष ना जैसे उनको गिराना चाहेगा, गिराना नहीं चाहेगा, फिर वो गलत ना कि एक विपक्ष गिराता नहीं है, विपक्ष उनकी खामी को लोकतंत्र बताता है। में लोकतंत्र में आप एक यहाँ गलत सशक्त कर रहे हैं। विपक्ष भी होना जरूरी है। यहाँ पर क्या कर रहा जैसे है कि एकदम- जिंदगी में दोस्त से ज्यादा ना एक दुश्मन का भी जरूरी है, बहुत अच्छा। क्योंकि वो तुम्हारे हर एक गतिविधि पर वो कमेंट करता है। और तुम देखते हो। हाँ। वो और आपके कोई भी कमजोरी को बताएगा तो आपकी कमजोरी पर आप अपने कमजोरी विपक्ष पर नहीं काम आएगा तो करिए। आप कैसे आप काम बढ़िया करेंगे? नहीं वही नहीं करेंगे। आप कमी को निकालेगा, हम को निकालेंगे, माने सशक्त होना चाहिए। विरोध करेगा। कमी की निकालेगा तो ही अच्छा काम माने लेकिन एकदम सशक्त एक और कि बात- आपके हर एक काम पर माने पैनी नजर रखे।